नमस्कार। आज इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे सुनहरे दौर में चलेंगे जिसने सदियों तक हिंदुस्तान पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। जलालुद्दीन अकबर, ये एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक शासक का नहीं बल्कि अपने दौर के सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर साम्राज्य के निर्माता का है। पर जरा सोचिए, इतने विशाल क्षेत्र पर बिना आज के टेक्नोलॉजी के शासन करना आखिर कैसे संभव हुआ होगा? वो क्या रणनीति थी? क्या सीक्रेट सॉस था जिसने उन्हें इतना सफल बनाया? आइए, एज एन एक्सपर्ट हिस्टोरियन मैं आपको इस ऐतिहासिक सफर पर ले चलता हूं। हम देखेंगे कि सदियों पहले प्रशासन का कैसा बेहतरीन और फ्लॉलेस मॉडल तैयार किया गया था। अब इस विशाल उपमहाद्वीप को संभालने की जो चुनौती थी, उसको पार करने के लिए अकबर ने एक बड़ा ही अनूठा तरीका अपनाया। उन्होंने बनाए नवरत्न, यानी 9 असाधारण बुद्धिजीवियों और अधिकारियों का एक विशिष्ट समूह। देखिए, भारत जैसे विविध देश पर सिर्फ तलवार के जोर पर लंबा राज्य नहीं किया जा सकता, ये बात अकबर समझते थे। इसलिए दरबार में इन 9 लोगों की एक सुपर टीम बनाई गई। ये कोई आम दरबारी बिल्कुल नहीं थे, ये अपने अपने क्षेत्रों के एब्सोल्यूट मास्टर्स थे। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरे साम्राज्य को न सिर्फ शक्ति दी बल्कि एक नई दिशा भी प्रदान की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा इस दौर का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। अगर हम मुगल साम्राज्य के शुरुआती दौर को देखें तो अकबर इस साम्राज्य के तीसरे शासक थे। बाबर ने नींव रखी, उसके बाद हुमायूं ने 1530 से 1556 तक शासन किया और फिर अकबर ने 1556 में गद्दी संभाली जो 1605 तक चली। एक लंबा शासन, लेकिन सिर्फ लंबा ही नहीं, यही वो वक्त था जब साम्राज्य का एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन हुआ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और इस विशाल एक्सपेंशन की जो सबसे मजबूत बुनियाद थी वो यही नवरत्न थे। ओके, तो चलिए अब इस गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट की गहराई में चलते हैं। ये सच में बेहद दिलचस्प है कि इस मास्टरमाइंड ग्रुप ने शासन के हर एक स्तंभ को कितनी बखूबी कवर किया था। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, फकीर अज़ियाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। चाहे बात डिफेंस की हो, फॉरेन पॉलिसी की, फाइनेंस की या कल्चर की, अकबर ने ये ध्यान रखा कि हर डिपार्टमेंट का नेतृत्व एक विश्वासी और अत्यंत काबिल व्यक्ति करे। ये आज के दौर की एक हाईली स्ट्रक्चर्ड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जैसा ही सॉलिड ढांचा था। अब आते हैं इस साम्राज्य की सबसे खूबसूरत बात पर, उसकी सांस्कृतिक पहचान। और इस पहचान को आकार देने में सबसे बड़ा हाथ था फैजी और तानसेन जैसे सांस्कृतिक दिग्गजों का। देखिए, अकबर का साम्राज्य सिर्फ मिलिट्री पावर तक सीमित नहीं था। एक एकजुट संस्कृति, एक आइडेंटिटी की जरूरत थी। फैजी जहां दार्शनिक और राजकवि थे, वहीं तानसेन नए रागों के सृजनकर्ता और महान संगीतकार। इन दोनों ने मिलकर दरबार में कविता, दर्शन और संगीत को परफेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। इसने शासन को सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि इंटरनली रिच और कला प्रेमी भी बनाया। आइए, इनमें से फैजी की बौद्धिक क्षमता पर थोड़ा गौर करते हैं। वो एक बेहद प्रोलिफिक लेखक और महान कवि थे। उनकी गज़लों को अगर आप पढ़ें तो उनमें दर्शन और सुंदरता का एक बहुत ही गहरा और अनूठा मिश्रण मिलता है। उनकी इसी असाधारण विद्वत्ता ने उन्हें सम्राट अकबर का कॉन्फिडेंट यानी अत्यंत करीबी विश्वासपात्र बना दिया था। और ये दोस्ती ऐसी थी कि वो हमेशा सम्राट के साथ बंगाल, पंजाब और कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण दौरों पर जाते थे। फैजी ने अपनी स्कॉलरशिप से पूरे मुगल दरबार को एक बौद्धिक ऊंचाई प्रदान की। और अगर सांस्कृतिक विस्तार की कड़ी में संगीत की बात हो तो तानसेन का नाम सबसे ऊपर आता है। 1556 में जब तानसेन दरबार का हिस्सा बने, उन्होंने कोर्ट कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। सम्राट उनके संगीत के इतने दीवाने थे कि उन्हें दिन हो या रात किसी भी वक्त गाने के लिए बुला लिया करते थे। तानसेन एक हिंदू थे जिन्होंने बाद में इस्लाम अपनाया था। 1585 में अपने निधन तक उन्होंने कई नए रागों की ऐसी रचना की जिसने दरबार में एक क्रांति ला दी। आज भी ग्वालियर में उनका मकबरा संगीतकारों के लिए एक सच्चे तीर्थस्थल से कम नहीं है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को ध्यान से पढ़ने पर एक बात बिल्कुल साफ होती है कि अकबर ने जानबूझकर अलग अलग क्षेत्रों और बैकग्राउंड से आई प्रतिभाओं को एक साथ जोड़ा। ये एक बहुत ही डिलिब्रेट स्ट्रैटेजी थी। जैसे अबुल फजल, जिन्हें अरबी, पारसी, ग्रीक दर्शन और सूफीवाद का डीपली गहरा ज्ञान था, और वहीं दूसरी तरफ राजा तोडरमल, जो हिंदू खत्री जाति से आते थे, उन्हें उनकी हिसाब किताब और अकाउंटेंसी की ब्रिलियंट क्षमता के कारण सीधा फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया।
धर्म और जाति से ऊपर उठकर टैलेंट को चुनने की ये नीति ही इस साम्राज्य की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और हाँ, अबुल फजल का रोल सिर्फ एक विद्वान होने तक सीमित नहीं था। उनकी स्वतंत्र सोच का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने उस वक्त के रूढ़िवादी और कंजर्वेटिव उलेमाओं का डट कर विरोध किया। साम्राज्य को ठीक ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट थिंकर की जरूरत थी। इसीलिए उन्हें ग्रैंड वजीर की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने साम्राज्य की नीतियों को शेप किया, उन्हें आर्टिकुलेट किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने अकबरनामा जैसा महान ग्रंथ लिखा। आज हम इस शासन को इतनी डिटेल में इसलिए जानते हैं क्योंकि अबुल फजल ने उस दौर का एकदम सटीक ऐतिहासिक दस्तावेज रिकॉर्ड किया था। अगर हम सैन्य और रक्षा क्षेत्रों की व्यवस्था देखें तो वो और भी ज्यादा इंस्पायरिंग है। एक तरफ अंबर के राजा मानसिंह थे जो प्रैक्टिकली मुगल सेना के प्रमुख सेनापति थे और आर्मी कमांड करते थे, और दूसरी तरफ थे डिफेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम खाने खाना। अब माइंड ब्लोइंग बात सुनिए, अब्दुल रहीम सिर्फ एक कुशल मिलिट्री लीडर ही नहीं थे, बल्कि वो हिंदी के दोहे और ज्योतिष पर किताबें लिखने वाले एक महान कवि भी थे। मिलिट्री माइट और बौद्धिक क्षमता का अलग अलग कल्चर से आकर इस तरह मिलना रणनीतिक कुशलता का एक एब्सोल्यूट ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। लेकिन इन सब बड़े और गंभीर राजकाज के बीच आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दरबार बहुत बोरिंग था। ये दरबार एक्चुअली बेहद जीवंत और डायनामिक था। बिरबल और मुल्ला दो प्याजा के बीच की चर्चित हाजिर जवाबी और राइवलरी को ही ले लीजिए। बिरबल अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और विट के लिए पूरे देश में मशहूर थे। मुल्ला दो प्याजा भी उन्हें कड़ी टक्कर देते थे। हालांकि हमारे किस्से बताते हैं कि मोस्टली जीत बिरबल की ही होती थी। इन किस्सा से साबित होता है कि दरबार में सिर्फ कानून और वॉर्स की बातें नहीं होती थी, इंटेलेक्ट, विट और हाजिर जवाबी को भी उतना ही बड़ा दर्जा दिया जाता था। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं, जरा इस पर विचार कीजिए। अगर सदियों पहले एक विशाल साम्राज्य की ताकत और लॉन्जेविटी उसके इन अलग अलग रत्नों की विविधता और इंक्लूसिव काउंसिल पर निर्भर करती थी, तो आज के दौर की दुनिया और आज के नेतृत्व को ऐसी रोबस्ट काउंसिल की कितनी आवश्यकता है। ये ऐतिहासिक मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी हमें क्लियरली दिखाती है कि जब अलग अलग विचारों और बैकग्राउंड्स वाले लोगों को एक साथ लाया जाता है, तभी एक ट्रूली सस्टेनेबल सिस्टम बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तजुर्बे ने आपको एक नई पर्सपेक्टिव दी होगी। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।